हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ नील वन सेकंड बैक। बहुत लंबे समय के बाद आ रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लंबे समय तक ना आने के पीछे का सिर्फ एक कारण था, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग संस्थान खोल लिया हूँ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये जो 2 महीने का बीच में गैप मिला है, तो इसके लिए मैं सीरियसली आपसे एक्सट्रीमली सॉरी हूँ कि मैं रेगुलर नहीं आया हूँ। लेकिन अब से हमारी वीडियो रेगुलर आते रहेगी आपके लिए। और आप लोग का इस तरीके से, जिस तरीके से प्यार मिला है, नहीं रहने पर भी आप सब्सक्राइब करते रहे हो मुझे और मेरे चैनल को ग्रो किए हो, तो इसके लिए आपका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ईच एंड एवरी टाइम मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि जब आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, तो मैं भी क्यों नहीं आपके लिए करूँ। तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। एक्चुअली बात क्या है, हमारी कोचिंग की संस्थान की नाम आपको दिख रही होगी यहाँ पे। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कंटेंट हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज़ मैंने शुरू किया था, लेकिन क्या हुई कि बीच में बीपीएससी का पेपर आ गया था, तो इसलिए मैं उसमें बिजी हो गया था। लेकिन अभी से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज कि मैं अभी पूरा फ्री हूँ। आई विल गिव यू गुड गाइडेंस। एंड एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये बेस्ट एवर कंटेंट है जो कि मेरे के द्वारा बनाई गई है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, मतलब क्या, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया हुआ था। तो उसमें कुछ ऐसी बातों को मैं आपसे बताने वाला हूँ। ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की बेस्ट एवर बुक्स है, स्पेक्ट्रम की हुई या फिर स्टडी IQ की, वहाँ से मैंने बेस्ट कंटेंट को उठाया और उसको मैंने अपने हिसाब से मतलब लिख करके आपके लिए यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग कंटेंट को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है। भारत में पुर्तगाली, जो पुर्तगीज आए थे हिंदुस्तान में, तो वो रास्ता यूज़ किए थे, वो समुद्र का रास्ता यूज़ किए थे। और समुद्र वाला रास्ता उन्होंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि वो लोग सी वॉयजेस पे निकलते थे, समुद्री यात्रा पे। समुद्री यात्रा एक्चुअली पुराने समय में, आज के टाइम में हवाई जहाज हो गई है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि जब वो लोग समुद्री यात्रा यूज़ करते थे, तो वो लोग बस निकल पड़ते थे एक नए से टापू की, नए से द्वीप की तलाश में। और उनको जो भी मिल जाता था, अगर वहाँ से कुछ उनको बेनिफिट का मिलता था, तो वो वहाँ पर जाकर अपना पूरा का पूरा जो फैक्ट्रीज वगैरह होती थी उसको सैडल करते थे, और वहाँ से जो भी बेनिफिट की चीज़ होती थी वो यूरोप में भेजा करते थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, भारत में जो समुद्री, मतलब जो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग का खोज किया गया था, उसमें सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, पुर्तगाली जिन्हें कहा जाता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे 7वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, जब यूरोप में मतलब जो पूरा रोमन साम्राज्य था वो खत्म हो गया था, उसके बाद अरबों ने मिस्र और फारस में अपना प्रभुत्व को स्थापित कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, यूरोपीय लोगों और भारत के बीच में सीधे संपर्क में कमी आई थी। और इसके कारण जो लैंडवे था, लैंडवे का मतलब क्या था, मैं आपको, मैप तो यहाँ पर नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। जो एशिया का ऊपर का पार्ट आप देखोगे, मतलब किस तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से जो पार्ट हुआ करता था, जिससे कॉन्स्टेंटोपे वगैरह जिधर से आते थे, तो वो सब पार्ट बहुत समझो तो एक तरीके से इंडिया से दूर हो चुका था। तो उस समय में क्या हुआ था कि मसाला और केलिको, रेशम और विभिन्न कीमती पत्थर जैसे जो भी चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान से यूरोप में नहीं जा पा रही थी। तो 1453 का जो टाइम था, उसमें कॉन्स्टेंटिनोपल जो थे, वो ओटोमन तुर्क के अधीन हो गए थे और लाल सागर व्यापार मार्ग का एक राज्य का अधिकार बन गया था, जिसलिए इस्लामी शासकों ने जबरदस्त राजस्व हासिल किया। देखो हुआ क्या था कि जितना भी ट्रेड होता था इंडिया से मिडिल ईस्ट के तरफ में और यूरोप के तरफ में, तो वो होता था लैंड के रास्ते से। तो लैंड के रास्ते में क्या हुआ, जो कॉन्स्टेंटिनोपल लोग होते, उन्होंने संपूर्ण अपना कब्जा कर लिया था। और उसके साथ साथ जो टर्किश एम्पायर था, तुर्की, उन्होंने भी क्या किया था कि उस साम्राज्य को, उस एरिया से जब भी वो लोग जाते थे ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ उन्हें लूट लिया जाता था। उनको मतलब नस्तो नाबूद वो कर लेते थे, जो भी हिंदुस्तान से सामान लेकर वो जाते थे, तो उनको वो लोग क्या करते थे, बीच में ही उनको कैप्चर कर लिया करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अरबों ने भारत में भूमि मार्गों को भी नियंत्रित कर लिया था। तो अरबी, जितने भी अरबिक, मिडिल ईस्ट की तरफ का जो अरबिक पार्ट था, वहाँ से पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिए थे वो लोग, इसको, जमीन वाले पार्ट को। 15 जो सेंचुरी थी, 15वीं सदी में यूरोप ने पुनर्जागरण की भावना की स्थापना, मतलब रेनेसांस को कहा जाता है। समृद्धि भी बढ़ी थी और इसके साथ साथ प्राच्य विलासिता की वस्तुओं की भी मांग बढ़ी। तो मिडिल ईस्ट, एक्चुअली मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ, यूरोप देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले डेवलप हुआ था। और डेवलपमेंट के पीछे कारण था, वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी कि वहाँ पे रेनेसा हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। धीरे धीरे जैसे ही वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि पूरे का पूरे यूरोप को एक मत कर दिया था, वो कॉग्नेट हो चुके थे। और उसके कारण क्या, एक बहुत बड़ी वहाँ पे बेनिफिट शुरू हुई कि लोगों को समझ में आया कि किस प्रकार से ऐश की ज़िंदगी जी जाती है। तो विलासिता की जितनी भी सामान थी, खाने पीने में अच्छे खाने, कपड़ों, सिल्क के कपड़े हुए, या फिर जैसे कि मध्य पदार्थ हुआ, मतलब जो कि मतलब कुछ ऐसे चीज़ थे जो हिंदुस्तान से इंपोर्ट होकर जाया करते
थे मिडिल यूरोप में, तो वो सब चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसके लिए क्या करा गया, तो इसके लिए रेनेसा की शुरुआत हुई थी। फिर क्या हुआ, पुर्तगाल में प्रिंस हेनरी, इनके बारे में मैं बताता हूँ, जिन्होंने नेविगेटेड ट्रिटी ऑफ टोरडेलेसिस जो 1494 में हुआ था का उपनाम दिया गया था। पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने गैर ईसाई दुनिया को अटलांटिक के एक काल्पनिक रेखा से विभाजित किया, जो कि केप वर्डे द्वीप समूह से लगभग 1300 मील पश्चिम में है। देखो, अगर आप मैप को देखोगे तो आप केप वर्डे द्वीप देखोगे, तो उसने क्या किया है कि वो कहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ, वो पैसिफिक ओशन में है। और जो हमारा देखोगे पुर्तगाल और जो राइट साइड में पुर्तगाल और लेफ्ट साइड में हमारा जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका, तो उसमें आप देखोगे उसके बीच का एक जगह है जो एकदम सीधी लकीर से डिवाइड किया गया है। वो कितने दूर पे है, तो देख लेना, वो 1300 माइल्स पश्चिम की तरफ में है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो फोटो है, ये मिस्टर वास्को डी गामा का। पुर्तगाल रेखा के पूर्व में सब कुछ दावा कर सकता था और कब्जा कर सकता था, लेकिन स्पेन पश्चिम में सब कुछ दावा कर सकता था। तो जो हमारा यूरोप था, यूरोप में क्या हुआ था कि वो जो बीच में लकीर ड्रॉ कर दी गई थी, उसमें जो राइट साइड था, उसमें वो पूरा का पूरा पुर्तगीज उसको अपने अंदर कब्जा करके रख सकता था, वहाँ से बेनिफिट उठा सकता था। और जो लेफ्ट साइड वाला था उसको स्पेन वाले लोग कंट्रोल किया करते थे। अब देखते हैं ट्रेडिंग से लेकर के रूलिंग तक इसके बारे में क्या कहा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो श्री वास्को डी गामा, he looks smart, really he was smart because he came to India first on voyage। देखो यहाँ पे कहा गया, वास्को डी गामा के बारे में कहा गया कि मई 1498 में कालीकट में अब्दुल मजीद नाम के एक गुजराती पायलट के नेतृत्व में, देखो ये पायलट कहा गया है क्यों, क्योंकि वो एक समुद्री नाविक थे, के नेतृत्व में वास्को डी गामा कालीकट पे आए थे। और वहाँ पे कालीकट में शासक कौन थे, जेमेरियन थे, समूरिथीन, जो कि 1498 में उनको लेकर के आया था। उसके बाद है अरब व्यापारी, जिनका मालाबार तट पर लाभदायक व्यवसाय था, बहुत ही बेनिफिशियल उनका व्यवसाय था। हिंद महासागर में भाग लेने वाले जो भी थे वो भारतीय थे, अरबिक थे, पूर्वी तट से अफ्रीकी थे, चीनी थे, जावा वाले लोग थे, पेड्रो थे, अल्वारेज, कैम्ब्रेला, मसाले के व्यापार के लिए बातचीत करने के लिए कालीकट के एक कारखाने का स्थापित करने के लिए, जहाँ पर वो सितंबर 1500 में पहुंचे थे। देखो वो 1500 में पहुंचे थे और वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, मेन उनका मकसद था वहाँ पे एक फैक्ट्री का स्थापना करना। फैक्ट्रीज क्या करती थी, अभी के टाइम में जो इंडस्ट्री होती है वो फैक्ट्री नहीं कहलाती है। पुराने ज़माने में जिस टाइम में ये यूरोपियंस इंडिया आए थे, तो उन्होंने फैक्ट्री एक समझो तो एक गढ़ के रूप में उन्होंने बनाया था। वो गढ़ एक्चुअली क्या हुआ करता था, वो एक बिजनेस करने का जगह हुआ करता था। अब सोचिए पूरा का पूरा इंडिया तो उस टाइम में आज इतना डेवलप्ड है, उस टाइम में उतना डेवलप्ड नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे मतलब जो एक जगह बना लेते थे, एक समंदर किनारे में, एक समझो तो एक ऑफिस के रूप में बना कर रखते थे, जहाँ पे वो लोग क्या करते थे, जो भी सामानें आसपास से वो लोग परचेज करते थे उसको वहाँ पे फैक्ट्री में जमा करते थे। उसके बाद एक फैक्टर होता था। फैक्टर कौन होता है, जो उस फैक्ट्री को संभाला करता था, वो सारे के सारे सामान को यूरोप में भेजा करता था समुद्री यात्रा की तरफ से। तो जितनी भी कंपनीज हिंदुस्तान आई थी, सबकी अलग अलग जगह फैक्ट्रीज स्थापित करी गई थी। वास्को डी गामा ने कौनानोर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था और कोचीन पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारे आए थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 में पुर्तगाल के राजा ने 3 साल की अवधि के लिए भारत में एक गवर्नर को नियुक्त किया था और पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त बल के साथ पदाधारी को सुसज्जित किया। फ्रांसिस्को द अल्मीडा नवनियुक्त गवर्नर थे, जो भारत में पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने और आदान, ओरमुज और मलक्का पर कब्जा करने के लिए, मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए हिंदुस्तान एक्चुअली वो आए थे। उन्होंने अंजादीवा, कोचीन, कन्नानौर और किलावा में किले बनाने की भी सलाह दी थी। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने बहुत बड़ा ये काम किया था, उनका बहुत बड़ा एक योगदान भी ये रहा। फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क, इनके बारे में क्या कहता है, पूर्व में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी इनको माना जाता है। पूर्व अफ्रीका में लाल सागर के पास, ओरमुज में, मालाबार में और मलक्का में पुर्तगाली का गढ़ है। पुराने जमाने में जो गढ़ हुआ करता था वो इन्हीं सब एरिया में था। बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख बंदरगाह भारत में पुर्तगाली क्षेत्र का पहला हिस्सा बन गया था। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं नूनो दा कुना। इनके बारे में कहा जाता है नूनो दा कुना को नवंबर 1529 में भारत के पुर्तगाली हितों का गवर्नर ग्रहण किया और लगभग 1 साल बाद भारत में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल बादशाह हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान में 1534 ईस्वी में पुर्तगाली को उनकी निर्भरताओं और राजस्व के साथ बेसिन द्वीप सौंप कर उनकी सहायता प्राप्त की। उसने उन्हें दीव में एक आधार देने का भी वादा किया था। हालांकि 1536 में जब हुमायूं गुजरात से वापस चला गया तो बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ अनुकूल
जो संबंध थे वो खराब हो गए थे। पुर्तगालियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बाद में आई। अब क्या है, उनकी जो अनुकूल परिस्थितियां थी वो क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला था गुजरात का जो शक्तिशाली महमूद बेगड़ा था, 1458 से लेकर 1511 के बीच में उनके द्वारा वो शासन किए जा रहे थे। और दूसरा क्या था, पुर्तगालियों ने अपने जहाज़ों पर तोप रखना शुरू कर दिया था। अब पुर्तगीज राज्यों के बारे में क्या कहा गया है, समझिएगा इसको। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट पर सैन थोम जो चेन्नई में है और नागापट्टनम जो आंध्र में है में गोवा के चारों ओर 60 मील तट पर सैन्य चौकियां और बस्तियों की स्थापना की। 1570 में गोवा और दक्कन के सुल्तानों के बीच संधियों पर हस्ताक्षर भी किए गए। विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच, दक्कन और मुगलों के बीच में और मुगलों और मराठों के बीच शक्तिय संतुलन के लिए लगातार होने वाली लड़ाइयों में पुर्तगालियों की हमेशा भूमिका भी बनी रही थी। भारत में पुर्तगाली जो प्रशासक हुआ करते थे, जैसे वेदोर दा फडेंजा, राजस्व और कार्गो के बेड़े को प्रेषक के लिए जिम्मेवार थे। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति कैसी थी, तो वो मुसलमानों के प्रति कैसे थे, असहिष्णु थे, मतलब वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। और वो लोग का एक ही मकसद था कि वो ईसाई धर्म का वो लोग हिंदुस्तान में बढ़ावा दें। पुर्तगालियों की मुगलों से हार, अब वो लोग हारने भी लगे थे धीरे धीरे, उनको भी हम पता करते हैं। 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज पर हेक्टर के साथ सूरत पहुंचे थे। जहांगीर ने उन्हें 30,000 रुपए के वेतन पे 400 रुपए का मनसबदार नियुक्त किया गया था। नवंबर 1612 में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन का एक छोटा जहाज ओसेंडर ने सफलतापूर्वक एक पुर्तगाली बेड़े का मुकाबला भी किया था। हुबली पर कब्जा किया गया। 1579 में एक शाही फरमान के आधार पर पुर्तगाल ने एक नदी के तट पर बस गए जो बंगाल में सदगांव के थोड़ी दूर पर था और बाद में हुगली चले गया। 24 जून 1632 को हुगली पर अधिकार कर लिया गया था और बंगाल का गवर्नर कासिम खान को बनाया गया। पुर्तगालियों का जो पतन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, तो मिस्र, फारस और उत्तर भारत के शक्तिशाली राजवंशों का उदय और अशांत मराठों का उनके निकटतम पड़ोसियों के रूप में भी उदय हुआ था। 1580 और 1581 के बीच में स्पेन और पुर्तगाल के दो साम्राज्यों के संघ ने छोटे राज्यों को इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ स्पेन में युद्धों में घसीटा। भारत के पुर्तगाली व्यापार को एकाधिकार बुरी तरह से प्रभावित भी किया गया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति और राजनीतिक भय बेईमान व्यापार प्रथाओं को भी जन्म दिया। उन्होंने समुद्री लुटेरों के रूप में ख्याति भी अर्जित की। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद गोवा, जो पुर्तगालियों के पास रहा था, ने एक बंदरगाह के रूप में अपना महत्व भी खो दिया था। मराठों ने गोवा पर आक्रमण किया 1683 में। डच और अंग्रेजी वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं का भी उदय हुआ। ब्राजील की खोज के कारण पश्चिम की ओर भी सारी की सारी डेवलपमेंट मुड़ गई। पुर्तगालियों का महत्व हम लोग समझते हैं। नौसैनिक शक्तियों का उदय को चिन्हित पुर्तगाली किए थे। पुर्तगाली जहाजों पे तोप भी रखी गई थी। पुर्तगाली तटवर्तियों का महत्वपूर्ण सैन्य योगदान 1630 में शुरू हुआ, जो स्पेनिश मॉडल पर पैदल सेना की ड्रिलिंग समूहों की प्रणाली थी। समुद्र में उन्नत तकनीकों पर वो लोग परास्नातक भी उन्होंने हासिल कर लिया था। अब देखो आप यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, जिनका नाम है हमारा कार्लेनिस डी हॉटमैन। 1596 में सुमात्रा और बैंटम पहुंचने वाले पहले डच मैन थे। कार्लेनिस डी हॉटमैन का ये फोटोग्राफ है। डच बस्तियों को हम लोग थोड़ा समझते हैं। डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में 1605 में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने चेन्नई, जो कि मद्रास के नाम से जाना जाता है अभी, के पास नागापट्टनम पर कब्जा किया और उन्हें दक्षिण भारत से अपना मुख्य गढ़ बना लिया। डचों ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में कोरोमंडल तट पर भी अपने कारखाने को स्थापित किए थे। 1609 में उन्होंने मद्रास के उत्तर में पुलिकट में एक कारखाना खोला। भारत में उनके अन्य प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं और कब खोले गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1616 में सूरत में, 1641 में बिमलीपट्टनम में, 1645 में कराईकल में, 1653 में चिनसुरमा में, बारानगर, कासिम बाजार जो कि मुर्शिदाबाद के पास में, बालासोर, पटना, नागापट्टमी में 1658 में और कोचीन में 1663 में। वे यमुना घाटी और मध्य भारत की निर्मित इंडिगो, बंगाल, गुजरात से कपड़ा रेशम, बिहार से कोरोमंडल सोरा, गंगा घाटी से अफीम और चावल वो लोग लाते थे। एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता, थोड़ा इसको भी हम लोग समझते हैं। इसने अंग्रेज द्वारा डचों की व्यावसायिक हितों के लिए एक गंभीर चुनौती की पेशकश की थी। पूर्व में डच और अंग्रेज की भी शत्रुता का चरमोत्कर्ष जो हुआ था, उन्होंने डच को 1605 में पुर्तगालियों से कब्जा भी कर लिया था और धीरे धीरे वो उनके पास भी पहुंच गए थे। उन्होंने 1623 में 10 अंग्रेजी और 9 जापानी लोगों की भी हत्या कर दी थी। 1667 में डच भारत से निकल गए, वो लोग सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने इंडोनेशिया पर
चले गए वो लोग कब्जा करने के लिए। उन्होंने काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। डच द्वारा व्यापार की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं जो थी वो थे रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम। अफीम वो लोग इस्तेमाल करते थे नशा करने के लिए। चावल और नील वहाँ पे आपको पता है जब यूरोप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था तो वो लोग यहाँ से ही इंडिगो को ले जाते थे अपने कपड़ों को कलरिंग करने के लिए। भारत में डचों का पतन, समझिएगा इस चीज़ को। मलय द्वीप समूह में व्यापार के डच आकर्षित हुए। तीसरा एंग्लो डच युद्ध 1672 और 74 के बीच में हुआ था। हुगली की लड़ाई नवंबर 1759 में अंग्रेजी प्रतिशोध के परिणाम स्वरूप डचों की हार हुई थी। उनकी चिंता सबसे बड़ी थी क्या? व्यापार करना। वाणिज्यिक हित इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप समूह में है। बेदरा का युद्ध 1759 में 1759 में हुआ था और अंग्रेजों ने उसमें डच को हराया था। समझते हैं अंग्रेज का 1559 के बीच में महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर लाया गया था उसमें फ्रांसिस ड्रेक की 1580 में दुनिया भर की यात्रा और 1588 में स्पेनिश आर्माडा पर अंग्रेजी की जीत हुई थी। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक कंपनी बनाई गई थी। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन द ईस्ट इंडीज नाम की कंपनी के लिए अनन्य व्यापारिक अधिकार वाला एक चार्टर भी दिया था। पश्चिम और दक्षिण की तलहटी को थोड़ा समझिएगा। 1611 में अंग्रेजों ने भारत के दक्षिण पूर्व तट पर मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू किया और बाद में 1616 में एक कारखाना भी स्थापित किया। थॉमस एडवर्ड 1613 में अधीन सूरत के एक कारखाना का वहां पर स्थापित किए थे। 1615 में सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के मान्यता प्राप्त राजदूत के रूप में भी वो आए थे। आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच के में कारखाना स्थापित करने की भी अनुमति उनको मिल गई थी। बम्बई को पुर्तगाल के राजा द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में उपहार दिया गया था जब चार्ल्स ने 1662 में पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन से शादी की थी। बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पर दे दिया गया था। आगे है इसमें 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट में सूरत से मुंबई में स्थानांतरित करके मुंबई को मुख्यालय बना लिया गया। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा 1632 में सुनहरा गोल्डन फरमान को जारी किया गया था। प्रति वर्ष 500 पैगोडा के भुगतान पर उन्होंने गोलकुंडा को बंदरगाहों के रूप में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की विशेषाधिकार अर्जित किया। ब्रिटिश व्यापारी फ्रांसिस ड्रेक 1639 में चंद्रगिरी के शासक से मद्रास में एक किलेबंद कारखाने का निर्माण करने की अनुमति भी दी जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया और मसूलीपट्टनम को दक्षिण भारत के अंग्रेज बस्तियों का मुख्यालय के रूप में बदल दिया गया। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारी गतिविधियों के पूर्व की ओर बढ़ाया और 1633 में महानदी डेल्टा में हरिहरपुर और बालासोर में कारखाने शुरू किए। अब बंगाल में उन्होंने अपना गढ़ जो बनाया था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। 1691 में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 3000 रुपये की वार्षिक भुगतान के बदले अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी। बंगाल में जो कारखाने खोले वो 1651 में हुगली में खोले और अन्य स्थानों जैसे कासिम बाजार, पटना और राजमहल में भी शुरू किए गए। विलियम हेजेज बंगाल की कंपनी का पहला एजेंट और गवर्नर। शाइस्ता खान अगस्त 1682 में बंगाल के मुगल गवर्नर के रूप में वो बने। अंग्रेजों का जो थाना बना आधुनिक गार्डन रिच की जो कहा जाता है में शाही किलों पर कब्जा करके पूर्वी मिदनापुर में हिजली पर धावा बोलकर उन्होंने बालासोर में मुगल किलोबंदी पर धावा बोलकर जवाबी कार्रवाई दी थी। 10 फरवरी 1691 को जिस दिन एक शाही फरमान दिया गया था उस दिन अंग्रेजी कारखानों की स्थापना की गई जिसमें अंग्रेजों को बंगाल में अपने व्यापार को संतोष पूर्वक जारी रखने की अनुमति दी गई और जो भी देय राशि थी उसके बदले में 3000 रुपये प्रति वर्ष के भुगतान पर था। 1698 में अंग्रेज 1200 रुपये की भुगतान पर सूतानुती, गोविंदपुर और कालीकता जो कि कालीघाट के नाम से भी जाना जाता है कि 3 गांवों में जमींदार रखने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे। फोर्टिफाइड सेटलमेंट का नाम 1700 के फोर्ट विलियम्स रखा गया। फोर्टिफाइड सेटलमेंट का नाम 1700 में फोर्ट विलियम्स रखा गया और जब यह सर चार्ल्स आयरे के पहले अध्यक्ष के रूप में पूर्वी प्रेसिडेंसी कलकत्ता की सीट भी बन गया था। और फारूक सियार का फरमान हम लोग समझते हैं। 1715 में मुगल बादशाह फारूक सियार को जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी मिशन के 3 प्रसिद्ध फरमान हासिल किए जिसमें कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के कई मूल्यवान विशेषाधिकार मिले। इस प्रकार प्राप्त फरमान को कंपनी को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता था। इसकी महत्वपूर्ण शर्तें क्या कहती थी? बंगाल में 3000 रुपये के वार्षिक मूल्य को छोड़कर कंपनी को निर्यात और आयात की सीमा शुल्क से छूट दी गई है। परिवहन के लिए पास जारी दिया गया। और थर्ड क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान पर सूरत की सभी शुल्क लगाने की छूट दी गई थी। चौथा था बंबई के ढाले गए कंपनियों के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाना था। औरंगजेब के दरबार में इसके राजदूत के रूप में सर
विलियम नॉरिस जो कि 17 जनवरी 1701 में आए थे और 1702 के अप्रैल तक रहे थे, उनको यहाँ पर राजदूत बनाया गया था। क्राउन और संसद के दबाव में दोनों कंपनियों ने 1708 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज शीर्षक के तहत उनको नाम दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंच जो कि 1667 में आए थे। भारत में फ्रांसीसी केंद्र की स्थापना करी गई थी। लुइस 14 राजा के प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में कंपनी डेस इंडीज ओरिएंटलिस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कैंपेगनी डेस इंडीज और ओरिएंटल्स को 50 तक एक अधिकार भी प्राप्त प्रदान किया गया था। 1667 में फ्रैंकोइस कैरेन ने भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया। सूरत में एक कारखाना का भी उन्होंने स्थापित किया। मरकरा एक फारसी था जो कैथरीन के साथ थी। 1669 में मसूलीपट्टनम में एक फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना करी गई थी। 1673 में कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक बस्ती की स्थापना करी गई थी। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पौंडीचेरी एक तंत्रिका केंद्र बन गया था, एकदम गढ़ बन चुका था। 1673 में वलिडोकंडापुरम बीजापुर सुल्तान के अधीन जो था कि गवर्नर शेर खान लोधी ने मसूलीपट्टनम कारखाने के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन को मंजूरी दे दी। पौंडीचेरी की स्थापना 1674 में हुई और कैरन फ्रांसीसी गवर्नर बने थे। माहेक, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती झटके, उनको कौन कौन से झटके लगे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। okay. देखो सबसे पहले उनका क्या हुआ था, देखो सबसे पहले उन्हें क्या हुआ था, बीच में थोड़ा सा पेज नीचे चला गया था। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, डचों ने 1693 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। सितंबर 1697 में संपन्न रायसाविक की संधि ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी के लिए बहाल किया गया और डच गैरिसन ने इसको 2 वर्षों तक बनाए रखा। फ्रैंकोइस मार्टिन की मृत्यु 31 दिसंबर 1706 में हो गई थी। 1720 से फ्रांसीसी कंपनी को ईस्ट इंडीज की अस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया। वर्चस्व के लिए एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष जो हुआ था, कर्नाटिक युद्ध, जिसको प्रथम कर्नाटिक युद्ध के भी नाम से जानते हैं, 1740 में हुआ था और 1748 तक वो चला था। प्रथम कर्नाटिक युद्ध के बारे में समझिएगा। उसकी जो पृष्ठभूमि थी, कर्नाटक कोरोमंडल तट और इसके भीतरी भाग ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्धों के कारण हुए एंग्लो फ्रेंच का यहाँ पर विस्तार हुआ। इसका तत्कालिक कारण यह था कि फ्रांस ने 1746 से मद्रास पर कब्जा करके जवाबी कार्रवाई की थी। इस प्रकार देखा जाए तो प्रथम कर्नाटिक युद्ध का शुरुआत हुआ। इसका परिणाम क्या निकला, तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक्सेला चैपल की संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किया। मद्रास को वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया। फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में अपना क्षेत्र भी मिल गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या समझिएगा। प्रथम कर्नाटिक युद्ध में अडयार नदी के तट पर सेंट थॉमस जो कि मद्रास में है की लड़ाई के लिए याद किया जाता है, जो फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी, जिसने अंग्रेजों से मदद भी मांगी थी। सेकंड कर्नाटिक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ था। जो द्वितीय कर्नाटिक युद्ध हुआ तो उसकी महत्वपूर्ण वजह क्या थी, सबसे पहली वजह थी 1748 में हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क की मृत्यु और कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब की रिहाई से अवसर प्रदान किया गया था। और यह अवसर किन्होंने दिया था, तो मराठा ने दिया था। फ्रांसीसियों ने क्रमशः दक्कन और कर्नाटक में मुजफ्फर जंग चंदा साहिब के दावों का समर्थन किया, जबकि अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लिया था। अब युद्ध का क्रम समझ लीजिएगा। सबसे पहला था मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना को ने 1749 में अंबूर वेल्लोर के पास की लड़ाई में अनवरुद्दीन को हराया और उसे मार भी डाला था। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया और डुप्लेक्स को कृष्णा नदी के दक्षिण के सभी मुगल क्षेत्रों का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया गया था। अगस्त 1751 में केवल 210 आदमियों के बल पर के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने हमला किया और अरकोटा पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो था 1758 से लेकर के 1763 के बीच में लड़ा गया था। पृष्ठभूमि उसकी क्या है, तो 1758 में काउंट डी लैली के तहत फ्रांसीसी सेना के सेंट डेविड और विजयनगरम 1758 में अंग्रेजी किलों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। भारत के युद्ध का जो क्रम था, वांडीवास का युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है और अंग्रेजों ने उन्हें 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के पास में वांडीवास, जिसको हम लोग वंदावासी के नाम से भी जाना जाते हैं, वहां पर जीता था। इसका परिणाम रिजल्ट क्या निकला, तो पेरिस की शांति संधि जो 1763 में हुई थी, भारत के फ्रांसीसी कारखानों में
बहाल कर दिया गया। 1759 में बिदरा की लड़ाई में डच पहले ही हार चुके थे। वांडीवास की जीत ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय कई यूरोपीय प्रतिद्वंदी को उन्होंने नहीं छोड़ा। अब ये जो थर्ड कर्नाटिक वार 1758 से लेकर 63 हुआ था, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इसके कंडीशंस दिए हुए हैं, समझिएगा इसको। जो 7 ईयर वार था वो 1756 से लेकर के 1763 के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर को कैप्चर किया और फ्रेंच सेटलमेंट 1757 में हुई थी। काउंट डी लैली को गवर्नर के रूप में पौंडीचेरी का नियुक्त किया गया था। लैली बीइंग बेसेज द फोर्ट डेविड, और लैली जो थे वो बेसेज कर दिए थे फोर्ट को। लैली अटैक्ड ऑन मद्रास कॉल्ड बेसी फ्रॉम हैदराबाद, उन्होंने हैदराबाद, लैली क्या किए, मद्रास पे अटैक किए और उन्होंने बसी को हैदराबाद से बुलाया था। ब्रिटिश फोर्सेस सलाबत जंग टू कोड 80 माइल्स लॉन्ग एंड 20 मिलियन किलोमीटर ब्रॉड टेरिटरी, और जो आपको पता नहीं चाहिए, जो सलाबत जंग थे उन्होंने 80 मील लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा जो उन्होंने टेरिटरी को अपने अंदर में हासिल कर लिया। ब्रिटिश कैप्चर्ड नदर्न सरकार एंड मसूलीपट्टनम, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने नदर्न का पूरा पार्ट और मसूलीपट्टनम को अपने अंदर कब्जा में कर लिया था। डिसिसिव बैटल जो हुआ था वो वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था। लैली डिफीटेड ब्रिटिश, अब लैली जो थे काउंट डी लैली, उन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया और उन्होंने लेड बाय एरिकुटे, और एरिकुट को साथ में थे उनके। ब्रिटिश कैप्चर्ड, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने पौंडीचेरी भी कैप्चर किया और पेरिस की संधि हुई थी। अब उसके बाद लास्ट टाइम पौंडीचेरी एंड 5 अदर स्टेशन टू फ्रेंच, और इसके कारण क्या हुआ ना, 5 अलग अलग स्टेशन फ्रेंच को दे दिया गया था। स्टेशन मतलब उनके जो गढ़ थे उसके बारे में कहा जा रहा है। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांस की विफलता के कारण क्या थे उसको समझते हैं। अंग्रेजी कंपनी एक निजी उद्यम कंपनी थी, इस पर कम सरकारी नियंत्रण के साथ साथ फ्रांसीसी कंपनी दूसरी ओर देखा जाए तो उनको सिर्फ राज्यों की चिंता थी, वो चाहते थे अपने टेरिटरी को बढ़ाना। इससे फ्रांसीसी सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया गया था। अंग्रेजी नौसेना फ्रांसीसी नौसेना से बेहतर थी। अंग्रेजों के पास 3 महत्वपूर्ण स्थान थे, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल पौंडीचेरी ही था। आगे बताया गया है कि फ्रांसीसियों ने अपने व्यावसायिक हितों के लिए क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के अधीन कर लिया, जिससे फ्रांसीसी कंपनी के पास धन की कमी हो गई थी। ब्रिटिश खेमों में सेनापतियों की श्रेष्ठता ज्यादा थी। एक्चुअली क्या था, मैं आपको छोटा सा एक बात बताता हूँ। एक मसला ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो पैसे वाले लोगों के द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन वही जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नमेंट के अधीनस्थ थी, गवर्नमेंट जैसे चाहते थे वैसे चलाते थे। लेकिन जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो पैसे वाले लोग थे ना वही कंट्रोल करते, जो बैंकर्स थे वहाँ पे, इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने पूरा का पूरा ब्रिटेन को एक तरीके से समझो तो खड़ा करा था, तो वो लोग अपने हिसाब से चलाते थे। जो पैसे वाले लोग थे उनको यहाँ पर वाइसरॉयज बना के भेज दिए थे, गवर्नर जनरल्स बना के भेज दिया जाता था। तो ये सभी एक काउज था जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा मतलब पावरफुल थी when it is compared with other companies who came to India. नेक्स्ट है द डेनिस के बारे में समझिएगा। 1620 में वो लोग आए थे, उन्होंने भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के पास ट्रंकमबार्ग में एक कारखाने को स्थापित की। उनकी जो मुख्य बस्ती थी वो कलकत्ता के पास सेरामपुर में थी। अंग्रेजी अन्य यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध क्यों सफल हुए थे, तो इसके पीछे का कारण है व्यापारिक कंपनियों की संरचना और प्रकृति। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित थी, जिसके सदस्य सालाना चुने जाते थे। नौसेना की श्रेष्ठता, उनकी नौसेना बहुत अच्छी थी। ब्रिटेन की शाही नौसेना न केवल बड़ी थी बल्कि उन्होंने अपने समय में सबसे उन्नत भी थी। ट्राफलगर में स्पेनिश आर्मडा और फ्रेंच के खिलाफ जीत में रॉयल नेवी को यूरोपीय नौसेना बलों पर नौसेना बलों को शिखर पर खड़ा कर दिया था। इतना अच्छा था ना, वो लोग समुद्र में जो मतलब वॉयजेस पे जाते थे तो माना कि जितने भी पुर्तगीज थे उनके पास टैंक्स हुआ करती थी, तोप वो लोग रखते थे, लेकिन इनके टैंक्स ज्यादा डेवलप्ड थे, इनकी शिप ज्यादा तेज चलती थी, इसलिए वो लोग ज्यादा मतलब समझो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सब चीज बेहतरीन तरीके का था। वो लोग जो भी वॉयजेस पे जाते थे तो वो पूरे प्रोटेक्टेड रहते थे, उनको लूटना मुश्किल रहा करता था। अब सबसे बड़ी बात आती है औद्योगिक, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी उसके बारे में बताता हूँ। औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपियन देशों में देर से पहुंची थी, जिससे इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व बढ़ाने में मदद की थी। सैन्य कौशल और अनुशासन सबसे बड़ी बात होती है। ब्रिटिश सैनिकों को बहुत अनुशासित और अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता था। उनकी स्थिर सरकार थी, कभी उसमें सरकार में चेंजेस नहीं आती थी, एक बार जो बन गए सो लंबे समय तक बने रहते थे। धर्म के प्रति कम उत्साह। अब देखिए अन्य कंपनी थे वो लोग कभी कभार देखा जाता था मुस्लिम के प्रति असहिष्णु होते थे, वो लोग सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही बढ़ावा देते थे, लेकिन इनको ये धर्म वगैरह नहीं दिखते थे, ये सोचते थे पैसे कितने ज्यादा वो लोग कमा सके। नेक्स्ट आती है हमारी ऋण बाजार का उपयोग। दुनिया में सबसे पहले केंद्रीय बैंक जो बैंक ऑफ इंग्लैंड थी, इसकी स्थापना मुद्रा बाजार के सरकारी ऋण बेचने के लिए की गई थी, ताकि ब्रिटेन को पराजित प्रतिद्वंदी देशों पर एक अच्छी वापसी का वादा किया जा सके। ये लोग इन्वेस्टर्स थे, ये लोग चाहते थे हमारे यहाँ लोग पैसे इन्वेस्ट करें और उसके बदले वो लोग उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और अभी तक जितना भी चीज हम लोग समझे, यहाँ पर तक हम लोग क्या समझे, किस प्रकार के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व डाला था। सबसे लास्ट में कौन सी कंपनी आई थी, तो फ्रेंच कंपनी आई थी। और सबसे पहले कौन सी कंपनी हिंदुस्तान से चली गई थी, तो वो भी फ्रेंच थी।
लास्ट में आने वाले, फर्स्ट में जाने वाले फ्रेंच ही थे। और जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो सबसे लास्ट में हिंदुस्तान से गई थी। तो देखिए यहाँ तक हमारी कंटेंट थी। ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज पूरी की पूरी जितनी भी इसकी पीडीएफ्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाकर के हमारी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारी की सारी कंटेंट फ्री है। अगर आप हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपको इसके लिए पे करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि आपको इसकी कॉपी मिलती है, प्रिंटेड मटेरियल्स मिलती हैं, तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। आई एम जस्ट आस्किंग, वहाँ पे जो भी पैसे लेता हूँ सिर्फ वो प्रिंट करने का पैसा लेता हूँ, वैसे इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। तो कीप स्टडिंग, नेक्स्ट डे हम लोग नए कंटेंट के साथ में थे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।